हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुरिका कश्यप एंड आई एम मधुरिका। दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो अपना प्रीवियस वीडियो डाला था, जो कि सबसे पहला था थायराइड के ऊपर, जो मैंने वीडियो डाला था। एक्चुअली मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, तो क्योंकि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया, जिसमें जिसका टॉपिक था डोंट ईट थायरॉक्सिन इन थायराइड प्रॉब्लम। ये मेरे वीडियो का जो है कंटेंट था, टाइटल था, और इसमें मैंने 3 पार्ट्स बनाए थे जो कि आप लोगों ने काफ़ी पसंद किए। और मैं भी थायरॉक्सिन लेती थी, लेकिन थायरॉक्सिन लेने के बाद एक्चुअली मेरे को उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो इतने ख़राब थे कि उसके बाद मैंने उसके बारे में जब रिसर्च किया तो मैंने थायरॉक्सिन को छोड़कर अपने आप को आयुर्वेद तरीके से या नेचुरोपैथी या किसी भी ऐसे नेचुरल तरीके से मैंने अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश करी, और डेफिनेटली मैं उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रही। तो यही मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही थी। उसके बाद जब मेरा जो जो जैसे ही मेरी कंडीशंस होती थी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर्स किए। और उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को आज ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाया था, when your T3 and T4 is normal and TSH is high। एक्चुअली हाइपोथायराइड में यही कंडीशन नॉर्मली देखी जाती है कि आपका T3 और T4 नॉर्मल होता है और TSH जो होता है काफ़ी हाई होता है। इस चीज़ को जानने के लिए कि मेरी बॉडी के अंदर जब मेरा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आता तो मेरी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, इस चीज़ को जानने के लिए जो रिसर्च मैंने करी, वही रिसर्च मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करी, जिसमें था कि व्हेन योर T3 एंड T4 इज नॉर्मल एंड TSH इज हाई। TSH इज हाई मीन्स, इसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया था, इन वीडियोज़ के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो मैं जब उस चीज़ को समझ में मुझे आया और जब मैं उस चीज़ को समझी, तब मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई कि जब हम अपनी ब्लड टेस्ट करवाते हैं या ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हमारी होती है, तो हम उसमें एक्चुअली क्या देखते हैं और हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। ये बहुत ज़रूरी होता है। खाली ये नहीं कि आपको बोला गया कि आप ये टेस्ट करवा लीजिए, आप टेस्ट करवा के सीधा डॉक्टर के पास चले गए। इतना आजकल सब पढ़े लिखे होते हैं, इतना आजकल सब समझदार होते हैं कि उनको पता होना चाहिए कि जब आप किसी भी चीज़ का रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो आपकी रिपोर्ट में निकल कर आया तो आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, इतना आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, और वो बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। TSH इज़ हाई मीन्स, इसी नाम से मैंने वो वीडियो बनाया था, और इस उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फिर मेरा जो वीडियो था जिसमें था मैंने बताया था व्हेन योर T3 एंड T4 इज नॉर्मल एंड TSH इज हाई, और इसके ऊपर जो वीडियो मैंने बनाया, तो उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे। और इसी दौरान जब मैंने एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताया, मैंने कई साल तक कोई मेडिसिन नहीं ली, सिर्फ नेचुरली अपने आप को ट्रीट किया। लेकिन जब मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में सुना, जो कि एक डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन है निरामय होम्योपैथिक के, उनका वीडियो भी आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, और वो काफ़ी वीडियोस डालते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। तो उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन बताया था, जो कॉम्बिनेशन मैं भी लेकर आई, और उस कॉम्बिनेशन से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और वही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की कि ये कॉम्बिनेशन वाकई में बहुत फ़ायदा करता है। और इवन दो मुझे अपना जो बॉडी वेट है, उससे उसी मेडिसिन के लेने से मुझे अपना बॉडी वेट भी काफ़ी रिड्यूस महसूस हुआ और हल्कापन भी काफ़ी महसूस हुआ। और डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन का जो नाम था वो मैंने उस वीडियो में बताया था, और मैं अभी बता देती हूँ, कैलकेरिया कार्ब एंड थायरोडिनियम 30। ये कैलकेरिया कार्ब 3x एंड थायरोडिनियम 30 ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, और ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक की मेडिसिन है। उसी वीडियो में मुझसे कई लोगों ने बोला कि हम होम्योपैथिक की थायरोडिनियम 30 भी ले रहे हैं, कुछ ने बोला हम कैलकेरिया कार्ब ले रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन शायद मुझसे किसी ने भी नहीं बोला कि मैं कॉम्बिनेशन भी ले रहा हूँ, जबकि मैंने आपको कॉम्बिनेशन के बारे में उस वीडियो में बताया था। तो उस क्वेश्चंस जो बहुत सारे मुझसे उसमें पूछे गए हैं, उनमें जिन क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, और उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने आज ऐड किया है, और मैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको दूंगी। और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस हैं और बहुत ही जेन्युइन आंसर्स हैं इन क्वेश्चंस के। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ फिर भी मैं इतनी ज़रूर कोशिश की है मैंने कि मैं अपने आप को नेचुरली ट्रीट करूँ, और नेचुरली ट्रीट करने की कोशिश की, और मैं उसमें कामयाब भी हुई। तो जिस तरीके से मैंने अपनी हेल्प करी, उसी तरीके से मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को भी अपनी हेल्प करनी चाहिए खुद।
तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मुझसे पूछा है विजय कुमार, इनका जो T3 एंड T4 इज नॉर्मल और TSH इज हाई, यानी कि TSH इनका 6 है। तो 6 जो है वो से मैंने उस वीडियो में बताया था कि 5 to 10, अब बिलो 10 जितने भी हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं जिनका TSH बिलो 10 है, उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है कि वो किसी भी तरह की मेडिसिन ले, क्योंकि ये माइल्ड होता है। और जब आप मेरा वो वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से रीजंस हैं जिस वजह से थोड़ा सा माइल्ड जो आपका हाइपोथायराइड जो है वो बढ़ जाता है। और उसके लिए मेडिसिन लेने से बेटर है कि आप उसको नेचुरली ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। जब तक कि अबव 10 ना जाए तब तक आप मेडिसिन के ऊपर मत आइए। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। फिर इसमें प्रेगनेंसी जिनको है, प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट कीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपको सही सलाह देंगे, क्योंकि आपका पूरा रिपोर्ट, पूरा प्रोफाइल उनके पास होता है। उसमें तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। लेकिन जो थायराइड का जो लेवल इंक्रीज होता है TSH का प्रेगनेंसी के दौरान, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस उस समय पे थोड़ा होता है। इस वजह से जो है TSH आपका इंक्रीज हो जाता है और उसकी जो मेंटेन करना ज़रूरी होता है, तो वो फिर उन लोगों ने आपको उसकी मेडिसिन भी दी होगी। फिर मुझसे पूछा है समीर खान, इन्होंने फ़ोन नंबर मांगा है। देखिए, फ़ोन नंबर तो मैं आपको नहीं दे सकती, लेकिन व्हाट्सएप नंबर मैं जल्द ही जारी करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को भी सुविधा हो। फिर मुझसे पूछा है विवेक, इन्होंने पूछा है जो थायरॉक्सिन ले रहे हैं वो बंद कर दें। बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैंने ऐसी कोशिश की थी कि थायरॉक्सिन मैं लेती थी, लेकिन थायरॉक्सिन लेना जो होता है ये साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं, लेकिन आप जितने mcg की थायरॉक्सिन ले रहे हैं उसमें आप धीरे धीरे करके वीक बाय वीक या 10 डेज बाय 10 डेज आप उसकी जो mcg है उसको रिड्यूस कीजिए। उसके बाद आप होम्योपैथी की मेडिसिन पे आ सकते हैं। एकदम से अगर आप छोड़ेंगे और एकदम से आप होम्योपैथिक की मेडिसिन पे आएंगे तो हो सकता है आपको एकदम फ़ायदा ना हो, क्योंकि एलोपैथिक के सामने होम्योपैथिक जो होता है वो थोड़ा सा जो कई साल तक एलोपैथिक ही ले रहे हैं उनको होम्योपैथिक इतनी जल्दी से असर नहीं करता है। तो जो सही तरीका है वो ही मैं आपको बता रही हूँ कि एलोपैथिक की डोज आप रिड्यूस कीजिए धीरे धीरे और होम्योपैथिक को स्टार्ट कर दीजिए, वही कॉम्बिनेशन जो मैंने आप लोगों को बताया था। फिर ईशा गोस्वामी, इन्होंने भी प्रेगनेंसी के बारे में ही पूछा है। तो प्रेगनेंसी में आप प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट कीजिए, वही आपको सही सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आपका पूरा प्रोफाइल जो है वो उनके पास है और रिपोर्ट भी उन्हीं के पास है आपकी। लेकिन हाँ, इतना है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपको बिल्कुल ज़रूरी है कि आप अपना जो थायराइड है वो मेंटेन रखें, मतलब TSH लेवल जो है वो आपका बिल्कुल मेंटेन रहे, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर मुझसे पूछा है ओम श्री राम जी ने पूछा है ड्राइनेस कम करने के लिए देसी घी खाने के बारे में आप क्या कहेंगी, और वात एंड कफ के बारे में को कम करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए क्या उपाय है। और उन्होंने भी मुझसे फ़ोन नंबर मांगा है। देखिए, अगर हमारे शरीर के अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है तो उसके जो आयुर्वेद के अनुसार ड्राइनेस ज़्यादा होने से जो होता है बहुत ज़्यादा आपके बाल भी झड़ेंगे, आपके हाथों पैरों में जो है जोड़ों में काफ़ी हद तक दर्द भी रहता है। ड्राइनेस जो होती है कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, इससे ओवरकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ड्राइनेस के लिए जो एक आयुर्वेद में जो इलाज है वो सबसे अच्छा जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि नस्य नस्य यानी कि नाक में 2 बूंद घी डालना, या सॉरी आपके घर में कोई भी जो गर्म तेल होता है जैसे मस्टर्ड ऑयल है या तिल का तेल है, आप रात के टाइम सोते समय 2 बूंद अपने नाक में दोनों नोस्ट्रिल्स के अंदर आप ऑयल ज़रूर डालिए। जिससे क्या होता है कि जो हमारा शिरोभाग होता है, यानी कि जो हमारा ऊपर का एरिया जो होता है उसके अंदर जितनी भी ड्राइनेस होती है, इवन दो थायराइड की जो पेशेंट होते हैं, आयुर्वेद के अनुसार थायराइड भी एक ऐसा ग्लैंड होता है जो नेक के यहाँ पर होता है और ये भी शिरोभाग के अंदर ही आता है। तो अगर आप नस्य क्रिया करते हैं तो वो आपके थायराइड में भी बहुत हेल्प करता है। दूसरा जो आता है आपकी नाभि, नाभि के अंदर भी अगर आप तेल डालते हैं तो भी आपको जो आपके बॉडी के अंदर की जो ड्राइनेस होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। और खाने की अगर बात करें तो इसमें आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना चाहिए। और दूसरी बात, आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें कि नेचुरल फैट यानी कि गुड फैट अगर जिसके अंदर होता है वो चीज़ें आपको कंज्यूम करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका शरीर के अंदर जो है वो ड्राइनेस की जो कमी हो गई है वो पूरी हो जाती है। और वात और कफ जो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, उसके लिए मैं डेफिनेटली एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी वेरी सून। फिर मुझसे पूछा है नीपा रॉय, इन्होंने बताया मुझे T3 इनका है 1.08 और T4 जो है वो भी है 10.8 और दोनों जो है नॉर्मल तो नहीं है। इनके TSH बताया 4.58
और ये नॉर्मल रेंज में है, तो इसके लिए भी आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वरना इसके लिए भी आप होम्योपैथिक की जो मेडिसिन जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया वो आप ले सकती हैं, अच्छा है। फिर दिवांशु नंदा, इन्होंने बोला 7 ईयर्स से योगा कर रहा हूँ और मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, बीपी हाई है और जो उनका टीएसएच है वो भी बॉर्डर लाइन पे है। देखिए नंदा जी, आपको मैं एक बात बताती हूँ कि आप योगा और मेडिटेशन कर रहे हैं, इसीलिए आपका जो टीएसएच लेवल है वो सिर्फ बॉर्डर लाइन तक है, वरना आपका टीएसएच अब तक काफ़ी हाई हो चुका होता। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप पूरे टाइम जो है बीपी के साथ आप मेडिसिन इसकी भी स्टार्ट नहीं करना चाहते। अगर आप बीपी की शिकायत अगर आपको है, आपका ब्लड प्रेशर जो है हाई रहता है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज़्यादा आपका सॉल्ट। और दूसरी चीज़ ये कि 6 PM के बाद, यानी कि शाम को 6 बजे के बाद आप सॉल्ट का इंटेक बिल्कुल भी ना करें। जहाँ तक हो सके शाम तक आप अपना सॉल्टी चीज़ें जो है निपटा लें। और सॉल्ट जो है वो आप अपना जो घर में आपका सॉल्ट आता है उसको आप रिप्लेस कीजिए। आप पिंक हिमालयन सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट यूज़ कीजिए, और वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। इसके लिए आपको इतने ज़्यादा टैबलेट्स खाने से आप बच जाएंगे अगर आप इसको नेचुरली ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। और शाम के वक्त जो है बहुत लोग ऐसे होते हैं, अगर उन लोगों को खाना खाते हैं, देखिए एक सेंधा नमक जो ऐसी चीज़ होती है जो व्रत में दी जाती है कि आपको व्रत है तो आप शाम को सेंधा नमक खाइए। ऐसा सेंधा नमक का ऐसा कोई लिमिट एरिया नहीं है कि आप व्रत है तो आप सेंधा नमक खाएंगे तो नहीं खाएंगे तो फिर आपको इस जब व्रत है वो टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सेंधा नमक जो होता है उसके अंदर सोडियम जो होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। और व्रत रखने वाले लोग जो होते हैं पूरे दिन भर में जब भूखे रहते हैं और शाम को एकदम से हाई सोडियम फूड खा लेंगे तो उनको एकदम ब्लोट कर जाएगी उनकी बॉडी। और वैसे भी नॉर्मली अगर आपको जो शुगर बीपी आपका अगर हाई है तो आप बिल्कुल से आप अपना जो सेंधा नमक है उसी को यूज़ कीजिए। और शाम के टाइम हो सकता है जितना अवॉइड कीजिए आप अपने नमक को, और नमक जो है शाम तक आप निपटा लीजिए। 6 PM के बाद आप सॉल्टी चीज़ें बिल्कुल भी मत खाइए। और शाम के टाइम जब भी आप नमक लें या दिन में आप जब भी नमक लें तो मेक श्योर आप जो है पिंक्स हिमालयन सॉल्ट ही यूज़ करें। वाइट सॉल्ट तो बिल्कुल ही आप अपने किचन से आउट कर दीजिए। उसके बाद मुझसे पूछा है ड्राइंग ट्यूटोरियल, TSH 130 है, 1 मंथ से दवा ले रही हूँ, 24 से 130 हो गया और क्या करूँ, 1 महीने से ये दवा नहीं ले रही थी। अब ये तो मुझे नहीं पता कि आप कौन सी मेडिसिन ले रही थी। और दूसरी बात ये कि मैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन ही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि वही अच्छी है, क्योंकि देखिए एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ अगर आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है जैसे कैलकेरिया काब है, थायरोडिनियम 30 है, ये मेडिसिन सिम्टम के अकॉर्डिंग दी जाती है, मतलब आपके सिम्टम्स जैसे हों उसके अकॉर्डिंग ये मेडिसिन दी जाती है होम्योपैथिक के मेडिसिन की। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, ये मेडिसिन जो कॉम्बिनेशन है ये किसी भी सिम्टम के हाइपोथायराइड के पेशेंट ले सकते हैं। लेकिन जो मेडिसिन होते होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है वो आपके थायराइड के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग वो लोग मेडिसिन देते हैं। और दूसरा जो आपका ये एलोपैथिक मेडिसिन है ये तो सीधा आप लोगों को मेडिसिन रूट कॉज पे ये काम नहीं करती, ऊपर से आपको जो है हार्मोन्स देने का काम करती है। तो मुझे ये एलोपैथिक मेडिसिन और फिर दूसरा इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने खुद पर ये झेला है तो मुझे मालूम है कि इसके साइड इफेक्ट अच्छे नहीं होते हैं। इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो बेस्ट होती है और वो रूट कॉज के ऊपर ही काम करती है, तो वो अच्छी होती है। दूसरा नेहा मिश्रा, इन्होंने बोला कि मैंने ग्रीन धनिया जूस ले सकती हूँ क्या, लिटिल, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं ग्रीन धनिया का जूस। और अगर विंटर्स है तो आप ग्रीन धनिया आता ही है हरा धनिया, तो आप उसका जूस लीजिए, लेकिन उसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा अदरक, ये दोनों चीज़ें जरूर ऐड कीजिए ग्रीन धनिया जूस के साथ। और काला नमक आप उसके अंदर थोड़ा सा डाल सकती हैं। वैसे अगर आप उसको विदाउट सॉल्ट लेते हैं तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव होता है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब विंटर्स चली जाती हैं, जब समर्स आ जाते हैं तो गोल वाला जो धनिया होता है उसका पानी बहुत अच्छा होता है, ये आप सब लोग जानते ही होंगे। दूसरा पूछा है मुझसे उरूज फातिमा, इनका TSH जो है 6.52 है और ये 75 mcg ले रही हैं 1.5 साल से। देखिए फातिमा जी, आपका जो TSH है वो ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ, माइल्ड है, सब क्लिनिकल इसको बोलते हैं, ये माइल्ड हाइपोथायराइड है। और इसमें आप 1.5 साल से 75 mcg ले रहे हैं, तो आप इसके एक काम कर सकती हैं, आप 25 mcg करके आप इसका जो डोज है वो रिड्यूस कर सकती हैं। और अगेन आप होम्योपैथिक के मेडिसिन के अंदर आ सकती हैं। और इस होम्योपैथिक मेडिसिन का जो नाम है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियरली डाल दूंगी, इसको आप देख लीजिएगा।
इसके बाद आते हैं मनप्रीत नायडू, इन्होंने T3 T4 नॉर्मल है और TSH 8.6 है, सेम कंडीशन है, आप भी इस पे आ सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं सबको यही बोल रही हूँ कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन पे आइए बजाय एलोपैथिक मेडिसिन के। लेकिन आपके साथ कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और आपके साथ थायराइड के अलावा कुछ और इश्यूज भी हैं, तो फिर आप एक बार अपने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाइए, आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। इतना ज़बरदस्त रिस्क मत लीजिएगा कि आपको डायबिटीज़ भी है, आपको ये भी है, वो भी है, साथ में आपका थायराइड भी बढ़ा हुआ, तो आप थायराइड की टैबलेट छोड़ के और होम्योपैथिक मेडिसिन पे आ जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लीजिए और फिर अगर आपको सही लगता है, नहीं तो आप किसी होम्योपैथी के डॉक्टर के पास भी जाकर इस चीज़ को कंसल्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके बाद मुझे पूछा है पल्लवी सिन्हा, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ले रही हैं एलोपैथिक छोड़ने के बाद, क्योंकि आपने बोला मैं नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक से अपना रही हूँ। बिल्कुल जी, मैंने एलोपैथिक छोड़कर नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक को ही अपनाया है एंड नाउ आई एम टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन, और ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है और आप भी इसको ले सकती हैं। और मैं एक बात और बता देती हूँ आपको, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इनमें क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको समझना चाहिए। आयुर्वेदिक जो होता है वो होता है किसी भी हर्ब की ड्राई फॉर्म जो होती है वो आयुर्वेदिक में आती है, जैसे, और जो नेचुरोपैथी होती है उसकी जो कच्ची फॉर्म जिसको बोल सकते हैं, जैसे हल्दी होती है, कच्ची हल्दी जो विंटर्स में आती है, पीली वाली कच्ची हल्दी की गांठ आपको मार्केट में मिलती है, अरवी की जैसी होती है, अगर आप वो लेते हैं तो वो आता है नेचुरोपैथी में, और अगर आप ड्राई हल्दी पाउडर लेते हैं तो वो आता है आयुर्वेदिक में। इसी तरीके से आपका जो धनिया होता है, धनिया को भी आप देखिए, अगर आप ग्रीन धनिया जूस लेते हैं तो वो आप नेचुरोपैथी की तरफ जाते हैं, और अगर आप धनिया को पानी अगर आप लेते हैं तो ये आपका आयुर्वेदिक में आता है। तो जिस तरह का मौसम होता है उसी तरीके से मैंने चला है लेकर अपने आप को। और एक मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि मैंने इस दौरान बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि गलत थी, और मैंने क्या क्या किया, मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा था, और मुझे बहुत खुशी होती है ये बोलकर भी और जानकर भी कि मैंने विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन मैंने अपने आप को काफ़ी हद तक जो है इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। इसके बाद आता है रोशनी परिहार, इनका TSH 6.19 है। वेट लूज करने के लिए रनिंग करें क्या? बिल्कुल नहीं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता देती हूँ। जिन लोगों को भी हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम होती है और जिन लोगों का वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनको कभी भी अपने जो उनका जितना उनका स्टेमिना होता है उसके ऊपर जाकर कभी भी एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा होता है आपका थायराइड के लिए आप वॉक कीजिए, रिस्ट वॉक कीजिए, आप फास्ट वॉक भी कर सकते हैं, और आप योगा जो होता है वो बेस्ट होता है, और प्राणायाम जिसने मेरे समझ लीजिए कि मेरी लाइफ को बहुत अच्छे तरह से चेंज किया है। क्योंकि मैंने जब थायराइड के बारे में मुझे पता चला तो मैंने अपने आप जो थायराइड के लिए जो बहुत अच्छे वो प्राणायाम होते हैं, जैसे उज्जयी प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम है, उद्गीत यानी कि ओम का उच्चारण, मैंने उस वीडियो में आपको बताया कि मुंह बंद करके किस तरीके से हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए, वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया, तो आप उसको भी देखिए। और ये जो प्राणायाम है ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं आपके थायराइड की प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने के लिए। देखिए, ये था मेरा Q&A, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने नहीं लिए, जो मेरी लिमिट से बाहर थे तो वो मैंने नहीं लिए। जहाँ तक मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ और बता सकती हूँ, जहाँ तक कि मेरी लिमिट है वो मैंने आपको बताए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल मधुलिका कश्यप को, अगर आप लोग नए हैं। फिर मिलती हूँ मैं अपने किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय।